नमस्कार दोस्तों। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर एग्जीक्यूटिव की केमिकल ब्रांच में निकली पोस्ट पर मैं बात करने वाला हूं आपसे। टोटल जो है 60 पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर। देखिए, निकली तो और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन उन सब में एक्सपीरियंस मांगा गया है और मैं एक्सपीरियंस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जॉब को लेकर के वैसे ही बहुत सारा खराब है। इसीलिए मैं फ्रेशर्स की बात करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मेन ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, भाई जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, जो पहले से रोजगार में है उनको क्या जरूरत है, वो तो सिर्फ ट्रांसफर करेंगे जैसे, है ना। तो मेरा मेन मुद्दा उन लोगों से है जो बेचारे घर बैठे हैं और जॉब की तलाश में। इसीलिए मैं इसमें बाकी सारी पोस्ट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उन सब में 6 साल 12 साल 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पीडीएफ में जरूर शेयर कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा, आप क्वालिफिकेशन अपनी भी देख सकते हैं। वही है, बीटेक बीटेक सब में बीटेक बीटेक है। सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, एकमात्र यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, उसमें 60 वैकेंसीज है टोटल, और सबसे ज्यादा इसी की है। बाकी सब तो 4 5 10 15 ऐसी कुछ है। 60 वैकेंसीज जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, और ये HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, जिसे हम HRRL के नाम से बुलाते हैं इसे। ठीक है, और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको एक बता दूं, इसे कौन अप्लाई कर सकता है उसको बहुत ध्यान सुन लो भैया। इसको अप्लाई कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो उसको ध्यान रखना है, डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा किससे? डिप्लोमा देखो यहाँ से, डिप्लोमा अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग से किया है तो अप्लाई कर लोगे। ब्रांच बता रहा हूँ सारी, ध्यान सुनना। पेट्रोकेमिकल से किया है, इंजीनियरिंग से करिए तो कर लो, लेकिन ध्यान सुनना, डिप्लोमा बीई और बीटेक वाले इसे नहीं भर सकते, नॉट अलाउड, है ना। उनको नहीं भरना है। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग से आपने बीई बीटेक की है, नहीं भर सकते आप। डिप्लोमा किया आप भर सकते हो। साफ मना किया भाई, साफ मतलब साफ मना ही होता है। हाँ, लेकिन अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से थे आप, जैसे लोग बीएससी मैथ्स करते हैं, बीएससी फिजिक्स करते हैं, अगर आप बीएससी केमिस्ट्री से, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बीएससी केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट रहा हो और आपने उसे ऑनर्स से पास किया, तो आप इसे भर सकते हो। दूसरा, मान लो आपने केमिस्ट्री से नहीं किया, आपने पॉलीमर केमिस्ट्री से किया, तो भी आप भर सकते हैं। आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से बीएससी करी, तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर मैं डिप्लोमा बताता हूँ। डिप्लोमा में बहुत सारी ब्रांच है यहाँ पे। तो मान लीजिए किसी ने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से किया तो भर लेगा, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से किया तो भर लेगा, केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर से किया तो भर लेगा, केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर से किया तो भर लेगा, ये तो कोई लिखा है। या फिर केमिकल इंजीनियरिंग शुगर टेक्नोलॉजी से किया तो भी भर सकता है। रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग तो भी भर सकता है। दूसरी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग ऑयल टेक्नोलॉजी तो भी भर लेगा, या केमिकल इंजीनियरिंग पॉलीमर टेक्नोलॉजी तो भी भर लेगा। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज कितना चाहिए? इनने बोला आपके सारे सेमेस्टर के मिला करके भैया 60% होना चाहिए, लेकिन किस कैटेगरी के लिए? जनरल के लिए, ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब सर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी सभी तो इसी में आएगा, क्योंकि देखो जनरल में ही ओबीसी क्रीमी लेयर को गिनते हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर भी इसी में है, तो मतलब सारे ओबीसी। ठीक है, 60% अगर आपके अपने डिप्लोमा में है हर सेमेस्टर में, तो आप इसे भर लोगे। देखो लिखा है साफ साफ, परसेंटेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। और यहीं पर 10% की छूट मिल जाती है, किसको? SC ST और दिव्यांगजनों को, उनको 50% बोल दिया। बीएससी में भी सेम रखा, जो ब्रांच आपको सामने दिख रही है वही की वही होनी चाहिए। बीएससी में भी उन्होंने ये कहा कि भैया 60% वही जनरल के लिए, ओबीसी एनसीएल एनसीएल दोनों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन SC ST और दिव्यांगजन को 50% लाना है। बात समझ में आ गई, है ना। यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, मेडिकल भी होगा, है ना। एग्जाम ऐसा है कि भैया पहले आपका होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका पहले तो। ठीक है, फिर जब आप इसको पास कर लोगे, है ना, तो फिर आपको स्किल टेस्ट वगैरह के लिए ये लोग बुलाएंगे। उसको पास करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, और याद रखिए सिलेक्शन उसी का होगा जो इन तीनों में, देखिए सबके इन्होंने क्या किया है ना, मैं आपको ये चार्ट दिखा दूंगा अभी। सीबीटी में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, स्किल टेस्ट में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और पीआई में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। इनके अपने अपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं पहले से, कि मतलब स्किल टेस्ट भी कब क्वालिफाई माना जाएगा? जब इतने नंबर ले आओगे। पीआई कब माना जाएगा? जब इतने नंबर ले आओगे। तो ये तो सिर्फ इनमें पर्टिकुलर में आप पास हुए, लेकिन इसमें ना इन्होंने एक ओवरऑल कट ऑफ भी बनाया हुआ है। ओवरऑल कट ऑफ भी है जिसको आपको पार करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि जनरल के लिए कितना और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रखा गया, उसको 60%। मतलब ये तीनों को मिला करके आपको 60% बन जाना चाहिए। और वहीं आप देखोगे जो बाकी लोग हैं हमारे, कौन? जो SC ST, है ना, SC हो गया, ST हो गया, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो गया, इन सब के लिए उसे 54% रखा गया। ओवरऑल तीनों को मिला करके आपको इतना लाना पड़ेगा, तो आप उसमें माने जाओगे, है ना। अच्छा, इसमें प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा भाई, एक साल का तो प्रोबेशन पीरियड रहता ही है ना। प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 साल का है, तो आप उसे देख सकते हो, भर सकते हो उसको जा करके। ठीक है, फॉर्म जो है वो खुला हुआ है 20 मार्च से। ठीक है, 20
मार्च से ये फॉर्म ओपन हो गया है और ये 15 अप्रैल तक आप इसे भर सकते हो, तो मतलब फॉर्म ओपन है। फीस जो रहेगी मैं बता देता हूँ आपको, फीस जो रहेगी वो कितना 1080 रुपये लग रहा है यार, 1080। ठीक है, 1080। एससी के लिए, एसटी के लिए और जो दिव्यांग जन है हमारे, है ना, उनके लिए बिल्कुल निल है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया इस फीस से। एज जो है वो मैक्सिमम 25 साल है। ठीक है, और आपको पता ही है बाकी तो कि जैसे एससी एसटी को जो है वो 5 साल की छूट मिल जाती है, और यहीं पे ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर को जो है वो मिल जाती है 3 साल की छूट, है ना। जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी मिल रही है 5 साल की छूट, अगर वो डिफेंस वगैरह से रिटायर्ड है तो। और वहीं जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको मिल रही है 10 साल की छूट, और वो उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। बस बात है कि जब भी आप इन कैटेगरी का फायदा उठाते हो तो आपको जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट और ये सब लगाना पड़ता है। तो मैं मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हूँ कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसको अप्लाई नहीं कर सकता। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो सब में, जो बेचारे भर सकते हैं। 60 पोस्ट ये मत देखो आप बने हो एक के लिए, आप मत सोचो कितने लोग इसे भरने वाले हैं। आप सोचो कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, नो एक्सपीरियंस है भैया, नो एक्सपीरियंस, है ना, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी भर दें और बस भाई खत्म कहानी। और जब जॉब मिल जाए ना प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो, यहाँ मुझे बताओ उस चीज को। ठीक है, कम से कम आप ड्रीम के लिए लड़ तो पा रहे हो, ये बात ध्यान सुनो जरा। बाकी आप चले जाओ गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, यूक्रेन, रशिया, क्या चल रहा है यहाँ पर मालूम है आपको? वहां लोग ड्रीम नहीं देख सकते, वहां तो लग रहा है कि बस रोटी पानी कहीं से मिल जाए। कम से कम आप क्या करते हो पूरे दिन में? अपने बाप को धोखा देते हो, माँ को धोखा देते हो, किसी की लड़की बिठा करके घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, लड़कियां पोस्ट डाल रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वहां लड़कियां दुब के बैठी कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना। चल तो रहा है, आपको पता तो सारी न्यूज़ है ना, रेप वेप तो ये सब आम बातें हो गई वहाँ, जहाँ जहाँ लड़ाई होती है। कम से कम उन्हें तो सिर्फ यही कि बस अपना अस्तित्व बचा लें, वहाँ लोग इस तरह से भाग रहे हैं। ड्रीम क्या होता है, क्या ड्रीम? कोई न्याय नहीं, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो न्याय तभी मिलता है जब आपका देश सुकून से होता है। इसलिए कभी ना युद्ध युद्ध नहीं करना चाहिए, इसलिए कभी भी ना ऐसे सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए, चलो पाकिस्तान पे आक्रमण करें, खत्म कर दो पाकिस्तान पे। अरे मजाक है क्या? सामने वाला एक भी नहीं छोड़ेगा, वो एक भी मिसाइल नहीं दागेगा हम पे, सब दागे जाएंगे। तो थोड़े से सोच, सुकून मांगो भगवान से, सुकून मांग रहे हो ना, सुकून मांगो। जैसा अभी है ना, कम से कम चलो भगवान ने तुम्हें इतनी सी चिंता दी कि तुम्हें सिर्फ अपने कैरियर के लिए सोचना पड़ता है। जरा जाओ वहां तो कैरियर का सीन ही सोच रहे लोग, जिस जगह युद्ध होता है दुबके पड़े हैं, नहाए कि नहीं नहाए पता नहीं, टीवी फ्रिज कुछ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। आपसे मोबाइल छीन लो 1 घंटे, आपको मालूम चले आपके हालात क्या है ना। बिना रील देखे, बिना अंगूठा ऐसे ऐसे घिसे घिसे तो तुम्हारा दिन नहीं निकलता। और उसके बाद करते क्या हो, उसमें भी किसी न किसी को बर्बाद कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहां लग रहा लोग कैसे तुम्हारे सपने देखते, तुम्हारे जीवन का वो लोग सपना देखते, काश कि हम ऐसा जीवन जी लेते। तुम दूसरों के लिए पहले से आइडियल बने हो, पर तुम भाग रहे हो किसी और मद में। क्यों दुखी होते हो भैया? इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए ज्यादा। भगवान ने जब अच्छी जिंदगी दी है ना, तो उसको धन्यवाद बोलो रोज, 24 घंटे उसको धन्यवाद बोलना चाहिए। रोना गाना नहीं चाहिए, वरना अगर रोना गाना है तो भगवान अगर तुम्हें उस सिचुएशन में भेज देगा तब तुम्हें मालूम चलेगा, तब तुम ये जो अभी जीवन जी रहे हो इसके लिए तरसोगे कि वही ठीक था। नहीं जैसे अपन कभी कभी अपना बचपन याद कर लेते हैं, अरे यार कि छोटे थे तो अच्छा रहता, किसी छोटे बच्चे को देखा खेलते हुए तो लगा अरे यार वो तो कितनी मस्त जिंदगी है, काश की वापस ऐसे हो जाए, होता है ना। हाँ, तो इंसान हमेशा जो बीत जाता है ना जो पल, उसी को पकड़ना चाहता है, घाव की तरह चाटता है उसको, लगा रहता है उसी। नहीं समझे? तो ऐसा काम मत करिए, खुश होना यहीं पर सीख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो न्यूज़ है ना, ये सब इसलिए पढ़िए ताकि आप ठीक रहें, और कहिए मदद करिए लोगों की, है ना। बेचारे वहाँ पर कोई अगर फंड उनको कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो देखो जरा कोई एनजीओ उनकी मदद कर रहा हो, इन सब के बारे में सोचा करो। अपने ही बारे में दिन भर मत सोचते रहा करो, स्वार्थी मत, इसीलिए तुम ऐसे पागल टाइप हो जाते हो। आधे से ज्यादा यहाँ पे हमारे सुसाइड हो रहा है। ये सुसाइड करने वालों को ना एक बार उस युद्ध की जगह पर भेज दो आप, इनको अकल ठिकाने आ जाएगी कि भाई खौफ क्या होता है मरने का। किसी लड़की के चक्कर में सुसाइड कर लिया, एग्जाम के डर से सुसाइड कर लिया, 10वीं का रिजल्ट आया नहीं, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बंदूक गोली मार, कुछ भी है यार। यही सब चीज मैं कह रहा हूं ना, इनको खौफ दो, इनको भेजो एक बार गाजा पट्टी। इनको समझ आना चाहिए, मिसाइल का धमाका जब आपके कान के पास बजेगा ना, जब 1 किलोमीटर दूर, वो खौफ, मौत का डर निकल जाएगा, मौत से रूह कांपेगी। वहां देखो जरा, लोग मरने जाते हैं खुद से, कुछ नहीं, कोई सुसाइड नहीं करता वहां पे, बस मारे जा रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार रहा है। तो आपको मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप किस बात की टेंशन लेते हो यार।
भगवान से मनाओ कि तुम्हारी कम से कम अगर तुम 2 वक्त का खाना खा रहे हो और अच्छी नींद ले रहे हो, मोबाइल एक्स्ट्रा है ये तो। भगवान का दिया एक्स्ट्रा, मतलब घर में तुम्हें पैसे हैं, माता पिता कोई ना कोई कमा रहे हैं, तुम्हारी जेब भर रहे हैं, अच्छे कपड़े लेने निकलते हो, आप मार्केट जाते हो रोज, है ना। ये देखो मैं कम से कम ये लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ बैठ करके, है ना, वीडियो चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, दुनियादारी, सब चीजें हो रही हैं, अपलोड करते फिर रहे हैं वीडियो, सब कुछ चल रही है। क्या कब है मालूम है? जब हमारा देश किसी युद्ध में शामिल नहीं है, कोई हम पर हमला नहीं कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप किसी गरीब को सिग्नल पे जो मिलता है, मैं कहता हूँ भले वो हमसे लूट रहा है भाई, उसका होगा कोई बंगला, एक बात बताओ, सरकारी नौकरी वाले के पास भी तो होते हैं घर वगैरह, सब होते हैं, तो भी क्या वो अपनी पेंशन नहीं जोड़ रहा होता? तो भी क्या वो कंजूसी से अपने जीवन नहीं चलाते हैं? कि सारे पैसे उड़ा देते हैं, लगता है ना कि और भरा और भर जाए, ऐसे उसके लिए भी सोच लो यार, होगा उसका बंगला, बोलते होंगे लोग बाग, तो क्या बुराई है? थोड़ा सा और ना कमाए? आपसे 10 रुपए ही तो ले रहा है, दे दिया करो ना, जब भगवान ने तुम्हें सक्षम बनाया दे दो। क्या तुम वो जिल्लर विल्लर उठा करके उस जैसे गरीब जैसे व्यवहार करते हो उनके साथ? इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार करो। 10 रुपए से तुम्हारे वो अमीर नहीं हो जाएगा, चिंता मत करो। और ये मत सोचो कि मेरे बाद और 10 लोग दे रहे हैं, अरे तुम दूसरे की क्यों सोचते हो? तो हमेशा दूसरों की सोचते हो फालतू चीजों में, लेकिन जब काम की बात आएगी तो स्वार्थी हो जाओगे। नहीं भाई, तुम देखो तुमने क्या किया, खाना वाना जब भी घर से निकलो एक्स्ट्रा ले करके चलो, कभी कोई गरीब मिले तो उसे देना है ना। तुम्हें एनजीओ से जुड़ने की जरूरत नहीं, तुम अपने आप में एक एनजीओ बनो, निकले तो साला, और पलट के मत देखो जब मदद कर दी, ना किसी से गुणगान करो कि मैंने उसको जितना दे दिया उतना दे दिया, नेकी कर दरिया में डाल वाला मामला लेकर के चलो। खुश रहो, और जॉब को इत्मीनान से ढूंढो, और काम करो, पढ़ाई करो, बस। जब भी ऐसा कुछ लगे, ये मेरी बात हमेशा सुन लिया करो कि अगर हम युद्ध में होते तो क्या ये हालात होते हमारे साथ? क्या तब हम ये सोच लेते हैं सारी चीजें जो ड्रीम अभी तुम सोच लेते हो बैठे बैठे? बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट होकर के तुम गाना तक सुन लेते हो, तुम इतने बड़े वाले हो गए हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए चीजों का, है ना। अब आ जाते हैं वापस से, चलिए। तो देखिए, मैंने आपको कुछ कुछ बात बता दी, यहाँ पर और कुछ नहीं समझना आपको, इतना अगर आपने समझ लिया ना तो बात खत्म हो जाती है। अब देखिए, ये रहे वो पोस्ट भैया जिसमें मैं आपसे कह रहा था, ये देखो जरा, ये है उनके लिए। देखो, मैं अब सबसे पहली वाली पोस्ट मैंने आपसे डिस्कस करी है, 60 थी, इतनी इतनी आपकी भाई वैकेंसी रहेगी, है ना। टोटल देखो, मैक्सिमम जो एज है वो 25 है, बाकी सबको जो छूट मिलती मिलेगी मिलेगी। तो ये है वो, मैं जो आपको कह रहा था, है ना, जिसका नाम है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है। अब इसमें HPCL क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तो आपको मालूम है, PSU है ये पूरा पूरा। इसमें क्या है ना, जॉइंट वेंचर चल रहा है किसका? यहाँ पर HPCL ने हाथ मिला लिया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिला करके ये एक काम किया गया है, ठीक है ना। रिफाइनरी है ये पूरी की पूरी, इसीलिए इसको शॉर्ट में HRRL कहते हैं। तो उसमें ये बहुत सारी वैकेंसीज खुली हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन बाकी सब में देखो जरा, 10 10 6 6 12 12 साल के एक्सपीरियंस मांगेगा, ये दिख रहा है। तो मैं PDF शेयर कर रहा हूँ, बाकी मैंने आपको डेट वेट सब बता दी है, ठीक है। और अब नीचे चलते सीधे, है ना, अब सीधे नीचे चलते हैं, सीधे नीचे चलते हैं, इसको बढ़ाओ। ये सारी पोस्ट की जानकारी भी मैं पहले बता दूंगा ना, कोई भी जो भी जानना चाहे वो यहाँ पे देख सकता है। तो जो कहीं अगर नौकरी कर रहे हैं वो अगर इसे भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन PDF आपको देखनी पड़ेगी भाई, इतना काम आपके लिए है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया है। अरे अभी तो और भी है भाई, सारे पोस्ट की बहुत अच्छे से डिटेल दे दी इन्होंने। अब मैं आपको कुछ खास बातें इनकी और बता दूं बस, PDF की, और ये यहाँ पे शुरू होता है, ये देखो जरा। तो इमोल्यूमेंट्स मतलब ये हो जाएगा, जैसे आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला है ना, जो वो इसके लिए E0 ग्रेड लग रहा है, ये आपके बाकी आपको नहीं देखने, ये बाकी जो है दूसरी पोस्ट वाले थे, तो ये आपका 7.5 लाख से ऊपर का पैकेज बनेगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, HRA वेचारे सब मिलता रहता है, प्रोबेशन 1 साल का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब से आप ज्वाइन कर लोगे। इनने एक चीज़ और करी है कि जब तक प्रोबेशन खत्म नहीं हो जाएगा, जैसे शुरू हुआ, तो आपके हर महीने 3,000 रुपये आपकी तनख्वाह से कटेंगे। वो रिटेंशन अमाउंट है, वो वापस हो जाएगा जब आप कंफर्म हो जाएंगे तब, ठीक है ना, वही तभी रिफंड होता है। सिलेक्शन मेथड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि इनने साथ साथ बोला भैया कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बढ़िया है, तो मतलब पूरा लगा करके आ जाना। अब सर इसमें होना क्या 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 आएगा पेपर में? 2 पार्ट में पेपर होने वाला आपका। पहला पार्ट जिसमें जनरल एप्टीट्यूड है, अब इसमें क्या क्या आएगा, जैसे इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट हो गया आपका, लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट हो जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, वही जो बार ग्राफ सर्कल दुनियादारी आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स आ जाएगा, और इंग्लिश हो जाएगी। तो इतने सब कुछ रहेगा, ये पार्ट A है। पार्ट B में आप देखोगे आपसे टेक्निकल चीज पूछ लेंगे, बनी बात है, डिप्लोमा किया ना आपने, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रो दुनियादारी सब कुछ, ऐसी BSc आपने उससे करी, तो किसी भी किया हो आपने, आपका टेक्निकल नॉलेज अगले पार्ट में चेक हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है, जो लोग CBT निकालेंगे उन्हीं का स्किल टेस्ट होगा, और जो लोग स्किल टेस्ट निकालेंगे उन्हीं का पर्सनल इंटरव्यू होगा।
ठीक है। और जो लोग पर्सनल इंटरव्यू निकाल लेंगे उनका ही मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर भैया एक लिस्ट बनेगी, जो सिलेक्ट होंगे वो आ जाएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू में पास कैसे होना है, कितने कितने नंबर लाने हैं। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होना है तो 60% जितने भी नंबर का है 60% आपको लेकर के आने पड़ेंगे, इसको जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, और 54% लाने पड़ेंगे SC ST और इनको। ये सिर्फ सीबीटी का सोचना भी ध्यान से है ना, और कुछ मत सोचना। क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन ये ध्यान सुनना, ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स सीबीटी का है ही। अब मैंने आपसे बताया था कि जो सीबीटी है वो पार्ट 1 में है और पार्ट 2 में है, और पार्ट 2 आपका टेक्निकल वाला है। अब ध्यान सुनना, तो इन्होंने ओवरऑल तो आपको बता दिया कि 60% चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन रखी कि ओवरऑल में 60% आ जाए अच्छा है, लेकिन जो पार्ट 2 है ना आपका टेक्निकल वाला, उसमें आपको 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ये सबको है, 50% लाने पड़ेंगे सबको। ध्यान से ना, मतलब देखो पार्ट 1 का कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन पार्ट 2 की कंडीशन रखी कि पार्ट 2 जितने भी नंबर का है, मान लो 100 नंबर का है तो उसमें 50 नंबर आने ही आने चाहिए, तब जाके आपका ओवरऑल दोनों का मिला करके फिर ये कट ऑफ चेक करेंगे। समझ गए? पहली कंडीशन है पार्ट 2 में आधे नंबर लाने पड़ेंगे, इतने भी टोटल नंबर का होगा, और फिर ये आपका ओवरऑल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखेंगे और उसका बता दिया कि 60% पूरे ओवरऑल का होना चाहिए। समझ गए? फिर स्किल टेस्ट में आ जाओ। स्किल टेस्ट ने बोला भाई उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है वो 40% है, और बाकी सबके लिए 33% हो जाएगा, SC ST, दिव्यांगजन और OBC NCL के लिए। ऐसे ही पर्सनल इंटरव्यू में भी आप देखोगे जरा, ये स्किल टेस्ट का था सॉरी, और ये वही सेम परसेंटेज जनरल और EWS के लिए और 33% बाकी सबके लिए। ठीक। अब इन तीनों को मिला लो, इन तीनों को मिला लो तो जनरल को 60% नंबर लाने पड़ेंगे। देखो अलग अलग भी करना है, फिर ओवरऑल भी टोटल देखेंगे वो कि मतलब ये तीनों कितने नंबर के वो देखेंगे। जैसे ये तीनों मिला लेंगे, मान लो कितने नंबर के हो, जितने भी हो जाए, जैसे 600 नंबर का हो गया, 700 नंबर, जितने का भी हो जाए, फिर उसका 60% नंबर जनरल वाले EWS वाले लाएंगे तो उनका होगा, और 54% अगर SC ST OBC NCL और दिव्यांगजन लाएंगे तो उनका होगा। ओवरऑल भी है, अलग अलग भी है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक। और ये बाकियों के लिए हो जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होना ही होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप ही करवा लेंगे ये, ठीक है ना। और ये सब फिर आपको मैंने बता दिया है, तो ये हो जाती है बात यहीं पे खत्म। ठीक है, डे टू डे मैंने आपको बता दिया था कौन कौन। ये 1180 है ना फीस, देखिए 1080 नहीं है, 1180 है भाई, 1180 है। किसके किसके लिए भैया? जनरल वाले देंगे, OBC वाले देंगे और EWS वाले देंगे। SC ST दिव्यांगजन के लिए कोई भी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, वो फीस से बाहर निकाला गया, उनको फीस नहीं देनी है। ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन वाले, जैसे ME MTech वाले हैं, अगर कैंडिडेट हु कंप्लीटेड ME MTech अगेंस्ट इंजीनियरिंग जो पोस्ट थी, ध्यान रखना, जो इंजीनियरिंग मतलब ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं, क्योंकि डिप्लोमा वालों के लिए साफ साफ मना किया। देखो जरा, जो लोग E0, याद है E0 ग्रेड कौन सा है? जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका वही वाला, जिनके पास हायर डिग्री क्वालिफिकेशन है, जैसे कि BE BTech है या AMIE डिग्री जो भी होती है, वो लोग एलिजिबल नहीं है, तो वो लोग अप्लाई ना करें। तो याद रखना, जूनियर एग्जीक्यूटिव से मुझे मतलब है। ठीक। Candidates who have completed BE BTech engineering degree after 3 years diploma are also eligible to apply provided course of requirement for award BE BTech is in any one of the discipline। अब ध्यान सुनना, ये उनके लिए जो एक्सपीरियंस वाले हैं, पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस वाली जितनी पोस्ट थी ना सब, ये भी एक्सपीरियंस के लिए ही बात कही गई है। तो ये उनके लिए बात कही गई है कि भैया मान लो कि कोई डिप्लोमा करके BE BTech किया और वो भरना चाहता है एक्सपीरियंस वाली पोस्ट, और उसके बाद एक्सपीरियंस भी है, तो उन्होंने बोला भर सकते हो आप। तो वो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट बार बार बोल रहा हूँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं है भैया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, BE BTech दूर दूर तक नहीं है वहां पे। वो लोग के लिए BE BTech जहां भी आ रहा है समझ जाओ एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है, आप भूल जाओ, आप नहीं भर सकते उसको। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ डिप्लोमा और BSc वाले ही भर सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस भी किया। समझ गए आप मेरी बात? बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे पूरा वीडियो खत्म हो जाता है ना। शॉर्ट्स वगैरह में जानकारी देखते रहा करें, मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको वहाँ पर भी नज़र रखनी है। छोटी छोटी जो जानकारी तो वहाँ होती है। तो डिस्कशन विद मनोज का ना भैया चैनल खोल करके थोड़ा सा शॉर्ट्स आप कभी कभी गो थ्रू कर लिया करो उसमें, है ना। और मैंने अभी बहुत सारे वीडियोज़ में बना बना करके डाल चुका हूँ, उनको थोड़ा सा चेक करते रहें। किसी की डेट ना निकल जाए, आप अगर भर पा रहे हैं उसे तो भर दीजिए, ठीक है। और जब भी जॉब लग जाए, तो मैं ये जो मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, कम से कम इसका मुझे कुछ तो बेनिफिट दीजिए। बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ मुझे देना है, आप बताइए तो मुझे, कम से कम मैसेज करिए कि सर फाइनली हो गया हमारा सिलेक्शन, एक मैसेज तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगे कि यार मैं जिनके लिए ये काम कर रहा हूँ, कर क्यों रहा हूँ भाई, आपको पता चले, आप ये जॉब भरो। बहुत डिटेल में पूरी PDF पढ़ता हूँ, पूरी 40 पन्ने की PDF पढ़ के बैठा मैं, है ना। सो जी करता रहता हूँ मैं काम, तो इसको थोड़ा सा आप सीरियस लेकर के काम करें और फिर मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ये वाली नहीं, ये तो आप रोज सुनते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कही थी, है ना। तो देखिए, सेल्फ मोटिवेशन अंदर से ही रहेगा यार। अगर आप दूसरे की हालात समझोगे ना, तो आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं है।
इसे ही कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। दूसरे की मजबूरी समझो, आप अपने आप मोटिवेटेड हो, आप अपने आप मोटिवेटेड हो। आप कहाँ सुनने चले जाते हो बड़े बड़े स्पीकर्स और ये वो धांधलीबाजी से ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, आपको पता ही है क्या। क्या बातों ख्याली पुलाव बनाने में आपको मजा आता है क्या? ग्राउंड पे उतरिए, ग्राउंड पे उतर के चीज़ों को समझिए, अपना टाइम बचाइए। टाइम इज मनी कहते हैं लोग बाग। अरे आप मनी मत समझो, छोड़ो उसको, जाने दो। हम आए तो लिमिटेड है ना भाई, एक दिन निकल जाएंगे, उससे पहले पहले कुछ अच्छा काम नहीं कर लिया जाए क्या? कर लिया जाए ना कम से कम। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा किसी और के लिए, तो कम से कम अपने लिए तो थोड़ा बहुत अच्छा ही कर लो भाई। तुम तो संतोष होकर के यहाँ से जाओ, नहीं अपन ने सब कुछ अच्छा कर लिया, ठीक है, अब तो मौत भी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत की। और मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना? तब तक के लिए खुश रहिए और जल्दी से नौकरी लगवाइए अपनी।